अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा टेरी गल्टन की जो किताब है लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो जहाँ तक आपके सिलेबस की बात है, आपके सिलेबस में उसका एक ऐसे शामिल है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है द राइज़ ऑफ इंग्लिश। तो आज इसके जो टेक्स्ट के मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका मुतालिया करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें डिटेल में तो नहीं जाया जा सकता, चूँकि अगर हम डिटेल में एक एक चीज़ को करेंगे तो लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जिसको पढ़ने के बाद आप इस पोजीशन पे होंगे कि आप इसकी टेक्स्ट का एनालिसिस अब खुद करने के काबिल होंगे। तो फिर मैं पहले की तरह मैं ये बात दोबारा रिपीट करता चलूँ कि जो लेक्चर है ये सिर्फ टेक्स्ट को समझने के लिए है, ये टेक्स्ट का सब्स्टिट्यूट ना समझा जाए इसको। आप ये सुनने के बाद टेक्स्ट को दोबारा खुद पढ़िएगा और उम्मीद है आपको ये इसकी समझ आएगी। तो अच्छा चले चलते हैं जी। ये देखें, सबसे पहली बात है कि यानी टेरी गल्टन जो है ये कौन है। देखिए, किसी का जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत अहम होता है किसी के आइडियाज़ को शेप करने में। तो अगर हम टेरी गल्टन की बात करें तो ये मार्क्सिस्ट है। यानी मार्क्सिस्ट मतलब ये ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स। अब हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं कि कार्ल मार्क्स बुनियादी तौर पर तो एक इकोनॉमिस्ट था, यानी माशियात का माहिर था, माहिर माशियात था, जिसने डास कैपिटल लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी और जिसने सोशलिज़म और कम्युनिज़म की जो थ्योरी थी उसको साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किया। ठीक है, कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। याद रखें कि 19वीं 20वीं सदी में, 20वीं सदी में ख़ास तौर पर, और अब भी देखें कि बड़े से बड़े जो फिलासफर्स, बड़े से बड़े जो राइटर्स आपको नज़र आएंगे वो आपको कार्ल मार्क्स थाट से इन वन वे या दी अदर जो होता है वो आपको इन्फ्लुएंस नज़र आएंगे, यानी उनके ऊपर उसका असर लाजमी होगा कार्ल मार्क्स का। अब हालांकि कार्ल मार्क्स लिटरेचर का बंदा तो नहीं था। कार्ल मार्क्स जो था वो तो इकनॉमिक्स का था, या पॉलिटिकल साइंस में उसको पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है। लेकिन उसकी थाट ने ऐसा तहलका मचा दिया कि बड़े बड़े जो लिटरेरी राइटर्स होते हैं, क्रिटिकल थेरिस्ट हैं, वो उससे मुतासर हुए बगैर ना रह सके। तो उन्हीं में से एक हमें नज़र आता है टेरी गल्टन। अब टेरी गल्टन अभी भी ज़िंदा है, ये अब इसके बारे में देखते हैं जी। अब पहली बात स्टूडेंट ये याद रखें, ये जो मार्क्सिस्ट होते हैं ना ये मटीरियलिस्ट होते हैं और एक होते हैं आइडियलिस्ट। इन दोनों में फ़र्क होता है। देखिए, जो आइडिया होता है ना, आइडियलिस्ट होता है वो आइडिया को रियल मानता है, यानी अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्ट द आइडिया इज़ रियल। ठीक है, अब ये जो होता है मटीरियलिस्ट, ये मैटर को, मादे को रियल मानता है। ठीक है, यानी जो हमें नज़र आ रहा था, जो यानी मादी कंडीशंस होती हैं उसको रियल मानता है। ठीक है ना, यानी आप, मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ कि जैसे देखें, एक आइडियलिस्ट का स्टांस ये होता है कि पहले आइडिया आता है फिर चेंज आता है। ठीक है, वो कहते हैं नहीं, पहले जो मटेरियल कंडीशंस आती हैं फिर चेंज आता है। तो ये मटेरियलिस्ट है, बुनियादी तौर पे मटेरियलिस्ट है। इसे उर्दू में हम कहते हैं मादियत प्रस्त, यानी ये मादे को रियल मानता है, ये आइडियलिज़म को और स्पिरिचुअलिज़म को, मज़हब वगैरह इन चीज़ों को वो उस तरह से नहीं मानता। ठीक है, इसकी ये जो थाट होगी ना कि यानी मार्क्सिस्ट मटेरियलिस्ट एज अपोज टू आइडियलिस्ट, वो हमें इसके अंदर भी नज़र आएगी। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, हमने अगर इस कोर्स की बात करें, इस कोर्स में ऑस्कर वाइल्ड को भी पढ़ा गया है, इस कोर्स में गुगी व थियांगो को पढ़ा गया है। तो टेरी गल्टन को अगर हम देखें, ये बड़ी, इसकी जो अप्रोच है बड़े रेडिकल किस्म की है। यानी जब हम इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि कितना ये रेडिकल किस्म का राइटर है। यानी जो आइडियाज़ पहले थे उन आइडियाज़ से बिल्कुल एक रेडिकली ये लिखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, समझने से पहले देखेंगे, ये कहा जाता है कि आमतौर पर दो लफ्ज़ होते हैं, लिटरेचर एंड आइडियालॉजी। ये आइडियालॉजी क्या चीज़ होती है? जब भी हम मार्क्स की बात करेंगे, कार्ल मार्क्स या मार्क्सिस्ट जो फिलासफर्स होंगे, जब मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियरिस्ट होंगे, उनमें आइडियालॉजी का आपको लिंक बहुत नज़र आएगा। अब आइडियालॉजी क्या चीज़ होती है, हम इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं। देखिए, आइडियालॉजी होती है दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक क्लास बिलीव्स, images, values and practices that function to reproduce a dominant social order। ठीक है, कि आइडियालॉजी क्या करती है कि समाजी जो ढांचा होता है, एक सोशल आर्डर होता है, उसे तश्कील देने में एक मदद करती है। ठीक है, और ये किसी के क्या होता है कि अ सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक क्लास बिलीव्स, यानी हम किसी के क्लास के बिलीव्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं, नेचुरलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसे हम बिल्कुल इंटरनलाइज कर लेते हैं और उसको हम रियल मानते हैं, और वो हमारे जो सोशल आर्डर होता है उसे इस्टेब्लिश करने में बड़ी मदद देती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे देखें कि अगर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में देखा जाए, यहाँ कैपिटलिज्म की आइडियालॉजी जो होता है वो प्रिवेल कर रही है ना, तो उसी के आपको असरात होंगे ज़िंदगी के हर शोबे में आपको नज़र आएंगे। ठीक है, मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें स्टूडेंट्स के, हम आज के दौर में
अगर किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में इस तरीके के साथ चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है, ऐसे ऐसे यानी अट्रैक्टिव अंदाज के अंदर डिस्प्ले किया गया है, हम बिला ज़रूरत भी हम ख़रीदते हैं। हम क्यों ख़रीदते हैं? हम ज़रूरत के, क्योंकि हम एक ख़ास किस्म के आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे कि कोई भी आप चीज़ देख लें, अगर हमारे यहाँ फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा रुझान होता है, ठीक है, तो फ़ास्ट फूड पे जो तो ये भी एक हमारी जो एक एलीट क्लास की आइडियोलॉजी होता है ना, उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरह होता है ये लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी क्या होते हैं कि टू स्पीक ऑफ लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी एज टू सेपरेट फिनोमिनन which can be interrelated as I hope to have shown is one sense is quite unnecessary। ठीक है, लिटरेचर इन मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड वी हैव इनहेरिटेड इज़ एन आइडियोलॉजी। ठीक है, यानी पहले ये बिलीव किया जाता था 19वीं सदी में। देखिए याद रखें कि इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसका ये 19th सेंचुरी की जो थाट होगी ना, जो लिटरेरी स्टडीज़ होंगी उसको क्रिटिक कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें 19th सेंचुरी में मैथ्यू आर्नल्ड को या बाकी राइटर्स को भी हमने ख्याल रखना है कि जिनको ये क्रिटिक कर रहा है, जिनकी थाट के ऊपर ये यानी तनकीद कर रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले ये समझा जाता था 19वीं सदी के अंदर, खास तौर पर मैथ्यू आर्नल्ड जो था, ही वाज अ विक्टोरियन पोइट एंड क्रिटिक। ठीक है, तो पहले समझा जाता था कि जो लिटरेचर होता है और आइडियोलॉजी होता है, दो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आइडियोलॉजी और होती है, लिटरेचर और होता है, अदब और होता है। लेकिन टेरी गल्डन का ये मानना है, जैसे कि उसने लिखा भी हुआ है, कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाई व्हाट इज़ लिटरेचर इज़ इट सेल्फ आइडियोलॉजी। देखिए आज अगर किसी बच्चे को हम पूछते हैं ना कि बेटा आप बताएं कि लिटरेचर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एक उस्ताद से पूछते हैं या मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं, तो याद रखें जो वो डेफिनेशन लिटरेचर की, अदब की बताएंगे, वो इन इट सेल्फ एक आइडियोलॉजी होगी। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें किसी आइडियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थाट को कॉन्शियसली फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इस तरीके के साथ हमारी वो प्रैक्टिस में इनग्रेंड हो चुका होता है कि हम उसी को फॉलो करें। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर हम कहते हैं कि बताओ जी बेटा लिटरेचर क्या होता है, अब कई लोग कहते हैं लिटरेचर जो होता है वो इंसान को ह्यूमनाइज करता है, इसको सेंसिटाइज करता है, इसको स्पिरिचुअलाइज करता है। तो इसका मतलब टेरी गल्टन जो कि एक मटीरियलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, वो ये कहेगा कि आप इसको देखो कि ये थाट कहाँ से आई है, अगर ये थाट आज है तो क्या किधर से आई है। ठीक है ना, तो ये एक आइडियोलॉजिकली यानी बात हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या भी देखा है कि लिटरेचर और आइडियोलॉजी टू डिफरेंट थिंग्स नहीं है। लिटरेचर बजाते खुद आइडियोलॉजी है। इसको जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे तो हमें ये बात खुल के नज़र आएगी कि लिटरेचर कैसे आइडियोलॉजी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि वो कहता है कि अगर आप नहीं मानते मेरी बात, कहते हैं बट इफ़ द रीडर इज स्टिल अनकन्विंस्ड द नैरेटिव ऑफ व्हाट हैपन टू द लिटरेचर इन द लेटर 19th सेंचुरी माइट प्रूव अ लिटिल मोर परसुएस। कहता है अगर मेरी बात नहीं आप मानते तो आप 19वीं सदी का 19th सेंचुरी का जो लिटरेचर होता है उसको उठा के देखें, उसकी लिटरेरी स्टडीज़ को उठा के देखें, तो आपको मेरी बात जो है ना फिर आपको सोचने समझने पे मजबूर लाजमी करेगी कि लिटरेचर और आइडियोलॉजी जो होता है ये भी एक ही चीज़ है। जिस तरह लिटरेचर एक टू आइडियोलॉजी होती है, इस तरह लिटरेचर भी होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहा है। इसको पीछे इसको हम ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आगे फिर हम इसके पॉइंट्स के ऊपर बिल्डअप कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि 19वीं सदी की अगर हम बात करें, 19th सेंचुरी की बात करें, ठीक है, तो 19th सेंचुरी जो थी उसमें क्या था कि यानी फेलियर ऑफ रिलीजन एंड राइज ऑफ इंग्लिश। अब इसका टाइटल क्या है, इसका जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का राइज कैसे हुआ। ठीक है, इंग्लिश किस तरीके के साथ डिसमिनेट हुई, किस तरीके के साथ इंग्लिश की प्रोपोगेशन हुई। अब ये भी याद रखें 19वीं सदी जो थी, जो 19th सेंचुरी थी, वो उसमें जो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन थी वो भी पीक के ऊपर थी। ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि हम उससे अलहदा करके इसको समझ नहीं सकते। और दूसरी बात है ये देखिएगा कि उसमें 19th सेंचुरी में चूँकि ज़ाहिर है साइंसी इनकलाब आ गया हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, और जो पुरानी जो रिलीजन की जो चीज़ें थी जो उसके ऊपर लोग जो थे तो पीपल बिगैन टू क्वेश्चन। अब वो चीज़ों को जब क्वेश्चन उठाए गए, जैसे कि अब नित्से को आप पढ़ सकते हैं, जैसे और भी आप जैसे उसने किताब लेकिन 10 पेक ज़ाराटूस्ट्रा या और भी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो याद रखें जो रिलीजन था इट वाज नॉट एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन विच वर बीइंग आस्क्ड बाय पीपल एज दे वर इंस्पायर्ड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब मज़हब जो था वो फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। अब जब मज़हब नाकाम हो जाता है, टेरी गल्टन कहता है, तो फिर उसकी जगह लिटरेचर लेता है। अब बच्चों ये देखना पड़ेगा कि मज़हब क्या था उस वक्त, मज़हब का कंसेप्ट क्या था, कि मज़हब कैसे आइडियोलॉजी था। तो वो कहता है कि इफ़ वन वर आस्क्ड टू प्रोवाइड अ सिंगल एक्सप्लेनेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश स्टडीज़
इन द लेटर 19th सेंचुरीज वन कुड डू वर्स टू रिप्लाई फेलियर ऑफ रिलीजन। यानी वो क्या वजह बताता है कि राइज ऑफ इंग्लिश क्या था, ये फेलियर ऑफ रिलीजन, इट एक्चुअली लेड टू द राइज ऑफ इंग्लिश। एंड राइज ऑफ इंग्लिश कब होता है, जब रिलीजन फेल हो जाता है। इसका मतलब ऐसा ही बताने की कोशिश करेगा कि जो काम पहले रिलीजन करता था, मजहब करता था, वही काम अदब कर रहा है, वही काम लिटरेचर कर रहा है। अब देखिए बड़े रेडिकल आइडियाज़ है, यानी कि वो आइडिया जो हमारे एक बार हिला के रख देगा कि हम क्या पढ़ते आए और हमें क्या बताया जाता है हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूलों में हमें लिटरेचर के मुतालिक। ठीक है, आप स्टूडेंट्स ये देखिएगा ये टूल क्या होता है। जिस तरह लिटरेचर होता है, रिलीजन होता है, वो एक टूल होता है, इस तरह इंग्लिश क्या है वो एक टूल है। ठीक है, देखिए मज़हब को इस्तेमाल तो किया जा सकता है ना, मिसाल के तौर पे कि हम मज़हब के ज़रिए, रिलीजन के ज़रिए लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर कोई बंदा, ये मैं क्योंकि इसके हवाले से बात करूँगा क्योंकि मार्क्सिस्ट है, तो आप फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर कि हम अगर कोई बंदा गरीब हो, कोई गुर्बत से मार रहा हो, तो हम उसे बोल दें कि यानी आप जो होता है ना कि आपको इसका क़यामत में अजर मिलेगा, तो आप दुनिया में कोई मसला आपका नहीं है, तो हम उसे असल में क्या कर रहे हैं, इन वन वे और दी अदर वी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग। हम एक टूल के तौर पे यूज़ के कंट्रोल कर रहे हैं ना। ठीक है, वो कहते हैं जिस तरीके के साथ मजहब जो होता है लिटरेचर लोगों के सेंटिमेंट्स को अपील करता है, उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह इंग्लिश लिटरेचर जो है ये भी एक आइडियोलॉजिकल टूल है। ठीक है, टूल कैसे, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये हम आगे जो आगे चलते हैं तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे बात इतनी मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा अगर इसको कंसेप्चुलाइज कर दिया जाए तो मुश्किल बात नहीं है। आप देखिए मिसाल के तौर पे आमतौर पे बच्चों ये कहा जाता है कि लिटरेचर जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। अच्छा, अब लिटरेचर स्टूडेंट यूनिवर्सल तो होता है, लेकिन लिटरेचर कौन सा यूनिवर्सल हमने बना दिया, वो सिर्फ इंग्लिश अदब लिटरेचर होता है, पंजाबी अदब क्यों जो यूनिवर्सल नहीं है उस तरीके के साथ, उर्दू का अदब क्यों नहीं है, इस तरह जो मतलब लोअर क्लासेस का अदब जो था वो क्यों नहीं ऐसा होता। तो ये सवालात उठाएगा, तो ये बड़े अच्छे सवालात हैं, ये हमें हमारे में क्रिटिकल थिंकिंग मतलब पैदा करने में हमारी मदद करेंगे। स्टूडेंट ये देखें आगे लिखा, रिलीजन इज़ अ फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। आइडियोलॉजी, अब देखें किसी को स्टूडेंट कंट्रोल करना हो ना, इसके दो तरीके होते हैं। जैसे कि एंटोनियो ग्रामची जो इटालियन मार्क्सिस्ट था, जिसने अपनी किताब द प्रिजन नोटबुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि इंसान को अगर कंट्रोल करना होता है तो दो तरीके होता है, एक होता है कोर्सिव अप्रोच, एक होता है डिस्कर्सिव अप्रोच। जो कोर्सिव अप्रोच होती है उसके अंदर आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, फोर्स के ज़रिए किसी को कंट्रोल करते हैं। और डिस्कर्सिव अप्रोच का मतलब होता है कि आप एक डिस्कोर्स बनाते हैं और फिर डिस्कोर्स को इंस्टीट्यूशन के ज़रिए डिसैमिनेट करते हैं और इस तरह कंट्रोल कर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखें कि हम अब यहाँ रह रहे हैं, तो अब हमें कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है। एक तो तरीका होता है कि आपको फोर्स का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया जाए, दूसरा तरीका होता है कि आपको स्कूलों में, कॉलेजेस में ऐसा सिलेबस बना दिया जाए, ऐसे कोर्स ऑफ रीडिंग बना दिए जाए, आपको उसको प्रेजेंटेशन लिए जाए, क्विज़ेस लिए जाएँ, तो उसके ज़रिए आप उस बात को ज़ाहिर 14-15 साल आपको पढ़ाई जाए तो आप उस आइडियोलॉजी को मान लेंगे। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स एक और बात बड़ी अहम है कि अगर पाकिस्तान के हवाले से हम देखें कि ये जो हमारी जो रिलीजियस सेक्टेरियनिज़म है, पॉलिटिकल सेक्टेरियनिज़म है, तो ये क्या आइडियोलॉजी की वजह से ही है ना कि हमें जिस शुरू से लेके एंड तक हमें जिस तरीके के साथ आइडियोलॉजी हमारे जहनों में उंडेली जाती है, मुंतकिल की जाती है, तो हम उसे नेचुरलाइज कर देते हैं ना। इसे ये बात इसमें समझने की कोशिश है। कहते हैं दिस वाज पर्टिकुलरली वरिंग फॉर द विक्टोरियन रूलिंग क्लास बिकॉज रिलीजन इज़ ऑल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रीजन एंड एक्सट्रीमली इन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ यानी पहले रिलीजन क्या था, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल रखता था। ठीक है, अब रिलीजन के अंदर क्या चीज़ होती है, इमेज होते हैं, सिंबल होते हैं, हैबिट होते हैं, रिचुअल, माइथोलॉजी, हर रिलीजन के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि उसमें इमेजेस है, सिंबल्स है। तो ये क्या करता है, रिलीजन सिर्फ यानी इबादत का, सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं होता। कोई भी रिलीजन हो तो इसका मकसद ये होता है कि हमारी जो एक लाइफ होती है ना, हमारी लाइफ को स्ट्रक्चर कर रहा होता है इमेजेस के ज़रिए, सिंबल के ज़रिए। आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके के साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब किस तरह के सिंबल, किस तरह की इमेजेस यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को एक स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो रिलीजन जो होता है कि ये काम कर रहा होता है। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अभी तक आपको उम्मीद है इस बात की समझ आ चुकी होगी कि यानी वो कहते हैं 19th सेंचुरी में जाके देखें फिर बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखें, वो बताता है फॉर्चुनेटली हाउएवर अनदर रिमार्केबली सिमिलर डिस्कोर्स ले टू हैंड इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जॉर्ज गॉल्डन अर्ली प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एट ऑक्सफोर्ड को मैं अच्छा उसने क्या कहा, उसके मुताबिक अब जो ये जो जॉर्ज गॉल्डन है उसके 3 फंक्शन उसने लिटरेचर को बताया। देखिए आमतौर पर लिटरेचर को समझा जाता है कि लिटरेचर सिर्फ जो इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन ऑफ लिटरेचर क्या होते हैं कि वो कहता है कि इंग्लैंड इज सिक एंड इंग्लिश लिटरेचर मस्ट सेव इट, द चर्च एज हैव फेल्ड
and social remedies being slow. English literature is now a triple function. Still I suppose to delight and to instruct us, but also and above all to save us our soul from heel of the state. ठीक है, वो कहता है कि यहाँ मसला क्या है, यहाँ मसला है कि लिटरेचर के 3 फंक्शन हैं। एक फंक्शन क्या होता है, टू डिलाइट अस, ज़ाहिर है हम सब ये बात मानते हैं कि लिटरेचर हमें एस्थेटिक प्लेजर देता है। दूसरा पर्पस क्या होता है जी, इंस्ट्रक्ट अस, कि हमें जो है इंस्ट्रक्ट भी करता है, यानी इसका डायडैक्टिक पर्पस भी होता है। और तीसरा होता है सेव अवर सोल। अब इसमें मिसिंग क्या चीज़ है स्टूडेंट, ये देखें इस बात को जिसको टैरी गल्टन करता है। टैरी गल्टन ये कहता है ये जो लोग हैं, जैसे जॉर्ज गॉर्डन ने ये बात की है, तो इसमें पॉलिटिक्स तो बिल्कुल मिसिंग है। ठीक है, यानी इन्होंने जो बात की तीनों फंक्शन बताए हैं कि डिलाइट भी करता है, इंस्ट्रक्ट भी करता है, सेव भी करता है, लेकिन ये पोलिटिसाइज भी तो है ना। लिटरेचर को हम सियासत से, पॉलिटिक्स से आज़ाद नहीं समझ सकते। लिटरेचर इज़ नॉट an apolitical phenomena, but it is a highly political phenomena that is very much linked to the power structures. हम इसको सोशियो इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर्स के बगैर नहीं समझ सकते लिटरेचर को। तो ये आम तौर पे कहता है कि जो 19th सेंचुरी में प्रॉब्लम था ना लिटरेचर के साथ, वो यही था कि ये कहता है कि लिटरेचर हमें डिलाइट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करता है और सेव अवर सोल। तो ये नहीं कहते कि लिटरेचर एज अ टूल कैसे यूज़ होता है, एज अ टूल यूज़ करके किस तरीके के साथ लोगों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट ये आगे चलते हैं। ये कहता है एक अब राइटर है मैथ्यू आर्नल्ड, जो 19th सेंचुरी पोइट भी और क्रिटिक भी है, उसका हवाला आप देता है। ये इसने इसको क्रिटिक करेगा, जैसे कि उसने ऊपर वाले राइटर को क्रिटिक किया, इसको क्रिटिक करेगा। वो कहता है कि लिटरेचर हैज़ टू टेक अप द रोल लेफ्ट बाय रिलीजन। अब मैथ्यू आर्नल्ड जो विक्टोरियन क्रिटिक था, जो विक्टोरियन पोइट भी था, जिसने काफ़ी पोइट्री भी लिखी, तो उसका ये मानना था कि चूँकि रिलीजन जो होता है वो 19वीं सदी के अंदर फेल हो चुका हुआ है आज के प्रॉब्लम को, मसाइल को एड्रेस करने में, तो लिटरेचर को अब रोल अडॉप्ट करना पड़ेगा। लिटरेचर का काम क्या होगा, लिटरेचर करेगा क्या करेगा, कल्टिवेशन ऑफ इंग्लिश वैल्यूज़ अमंग पीपल, के लिटरेचर के ज़रिए, अदब के ज़रिए हम अंग्रेज़ी जो इक़्तिदार होती हैं, जो अंग्रेज़ों की इक़्तिदार होती हैं, हम लोगों में फैलाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान में देखा जाए, हम कहते हैं कि अगर जी लोगों में पंजाबियत पैदा करनी है, बताना है कि पंजाबी कल्चर क्या होता है, तो हम लोगों को बोले यहाँ जो होता है ना कि आप सुल्तान बहू को पढ़ाएं, मियाँ मोहम्मद बख्श को पढ़ाएं, बुल्ले शाह को पढ़ाएं या बाबा फरीद को पढ़ाएं। ऐसे क्या किया, ऐसे कहता है कि यानी हम जब इसमें इंग्लिश में कहते हैं, हम जब शेक्सपियर को, मिल्टन को, चौसर को, पोप वगैरह के, हम इनके ज़रिए लोगों की असल में तरबियत करेंगे। लिटरेचर क्या काम करे, तरबियत। यानी पहले ये काम रिलीजन करता था, लेकिन टैरी गल्टन कहता है लिटरेचर जो होता था, वो जो रिलीजन था, रिलीजन भी पहले टूल के तौर पे यूज़ होता था। तो जैसे लिटरेचर टूल के तौर पे, रिलीजन टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही रिलीजन भी टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब इसे कैसे करेगा वो आगे बताएगा इसके बारे में। अब ये मैंने जो हाईलाइट की हैं चीज़ें, इसको आप लाजमी पढ़िएगा, ये ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट ये देखते हैं कि वो क्या कहता है। वो कहते हैं लिटरेचर वॉज इन सेवरल वेज आ सूटेबल कैंडिडेट फॉर आइडियोलॉजिकल एंटरप्राइज। ये देखिए बड़ी अहम टर्म है। अब कहते हैं जिस तरह मतलब मज़हब जो था, मज़हब रिलीजन जो था वो आइडियोलॉजिकल एंटरप्राइज था, ऐसे ही ये भी लिटरेचर भी है। अब लिटरेचर कैसे होता है, अब कहता है कि आमतौर पे कहा जाता है, क्योंकि ये मार्क्सिस्ट है, तो कहता है कि ह्यूमनाइजिंग परस्यूट टू एंड एक्सट्रीमिज्म। आमतौर पे हमें ये बताया जाता है स्कूलों में, कॉलेजेस में, उधर 19वीं सदी में इंग्लैंड में बताया जाता है कि अदब जो लिटरेचर होता है वो हमारी जो एक्सट्रीमिज्म के जज्बात होते हैं, हमारे अंदर जो शिद्दत पसंदी होती है, उसे कम करकर हमें ह्यूमनाइज करता है, ये बताया जाता है। ठीक है, और किन को बताया जाता है, आम लोगों को बताया जा रहा है। आम लोगों को जिनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, जिनके लिए बिजली के बिल देना मुश्किल बना हुआ है, जिनके लिए जो होता है ना अपने मसाइल यानी उससे वो 2-4 हुए, तो उनको बताया जाता है कि आप जो होता है ना लिटरेचर पढ़ो, लिटरेचर के जरिए एक्सट्रीमिज्म का एंड हो जाता है। अब देखें कि उनको तो लिटरेचर की ज़रूरत तो नहीं है, उनको तो कोई रोटी की ज़रूरत है, उनको कपड़े की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, उनको तो ये है कि उनके बिजली के बिल कम आए, उनको ये ज़रूरत है कि उनके जो फैसिलिटीज़ है उनके वो पूरी हों, उनको तो ये ज़रूरत है कि उनकी तो मादी ज़रूरियात पूरी हों। देखा अब बात आ रही है मटीरियलिज्म की, तो कहते हैं हमें ये बता के हमें चूरन दिया जाता है, हमें ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि लिटरेचर पढ़ते रहो, लिटरेचर हमें ह्यूमनाइज करेगा। ठीक है, 19वीं सदी में कहता है ये बात पैदा की गई कि यानी लिटरेचर हमें ह्यूमनाइज करता है और इसे को पढ़े। फिर वो कहता है कि ये कहा जाता है कि लिटरेचर में यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं। अब कहते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज़ कैसे, कहते हैं किसकी वैल्यू होती है। फिर ये सवाल उठाता है कि यानी आमतौर पे हमें बताया जाता है ना, आप डिकेंस को पढ़ो, शेक्सपियर को पढ़ो, मिल्टन को पढ़ो, चौसर को पढ़ो, तो उसके अंदर आपको यूनिवर्सल वैल्यूज़ नज़र आएंगी। तो वो कहता है यूनिवर्सल वैल्यूज़ ऑफ विच क्लास, किस क्लास की नज़र आएंगी। तो आप ज़ाहिर है अगर हम इसको अगर पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझे, तो हमें क्या बताया जाता है, जब यहाँ अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट्स का आगाज़ किया गया तो यहाँ यही बताया जाता था कि यानी यूनिवर्सल वैल्यूज़ तो हैं, तो लेकिन यूनिवर्सल वैल्यूज़ किस
किसके, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की हैं। तो यहाँ से आप देखें कि यानी एक हमें अपने जो मसाइल होते हैं बुनियादी मसाइल उसकी तरफ तवज्जो दिलाने की बजाय उससे तवज्जो डाइवर्ट करता है। वो डाइवर्ट करने में हमें ये बताया जाता है कि मतलब लिटरेचर पढ़ते जाओ, ह्यूमनाइज होते जाओ, सेंसिटाइज होते जाओ, स्पिरिचुअलाइज होते जाओ, तो ज़रूरतों का कोई मसला नहीं है, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये टैरी गल्टन इसके बड़े एक ज़बरदस्त क्रिटिक कर रहा है। आगे कहते हुए देखे टैरी गल्टन का मैंने पॉइंट लिखा है इसी लाइनों में है कि डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम सोशल स्ट्रगल, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे एज अ टूल ऑफ अ बोर्जवा वैल्यूज़, देखें जब हम कार्ल मार्क्स को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना तो उसमें एक बोर्जवा आता है। बोर्जवा वो लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज पे काबिज होते हैं। तो कहते हैं लिटरेचर में हमें किन की वैल्यू सिखाई जा रही होती हैं, हमें बोर्जवा वैल्यू सिखाई जा रही है। तो इस चीज़ को क्रिटिक कर रहा है। वो कहता है कि ये जो 19वीं सदी में प्रॉब्लम था ना बना हुआ था, इसको लोगों ने असल में क्या कहते हैं लिटरेचर को डिफ़ाइन भी किया, लेकिन जो होता है ना कि दे हैव एक्चुअली मिस्ड कि लिटरेचर पॉलिटिकल भी होता है, लिटरेचर में पोलिटिसाइजेशन भी होती है कि हम उसे सियासत से या पावर के स्ट्रक्चर से लिंक किए बगैर नहीं समझ सकते। देखिए स्टूडेंट्स आज भी ऐसा है, अगर इसकी बात बड़ी ज़बरदस्त है, इसको अगर आप गूगी व थियांगो के साथ कनेक्ट करें तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। आज पाकिस्तान में भी आप देखिएगा कि अगर छोटे बच्चे होते हैं हमारे स्कूलों में जाते हैं तो उन स्कूलों के अंदर आप देखें कि वहाँ तो हम तो पंजाबी बोलते हैं, हम तो उर्दू बोलने वाले होते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश लिटरेचर वहाँ पढ़ाया जा रहा होता है, ठीक है ना। तो अब इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है कि एक आइडियोलॉजिकल टूल होता है ना, ठीक है। आप खुद आप देख सकते हैं कि अगर हम ज़बान को कैसे आइडियोलॉजिकली यानी एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हम किसी को बोलते हैं जी आपका शुक्रिया बोलते हैं, शुक्रिया बोलते वक्त हमें अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं थैंक यू। तो थैंक यू को अगर थैंक यू बोलेगा तो और हमें अच्छा लगेगा। तो ये होता है टूल के तौर पे। देखिए लैंग्वेज भी टूल के तौर पे इस्तेमाल होती है और लिटरेचर भी टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे अगर हम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे किया है कि अदब को, लिटरेचर को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि लोगों की आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के अंदर उसका एक अहम रोल पैदा हो जाए। तो लिटरेचर किन वैल्यूज़ को करता है, एज अ टूल ऑफ बोर्जवा वैल्यूज़, यानी जो होता है ना अपर क्लास की वैल्यूज़ को कर रहा होता है, ठीक है। कहता है अनदर विक्टोरियन राइटर स्पीक्स ऑफ लिटरेचर एज ओपनिंग सरन एंड लुमिनस रीजन ऑफ ट्रूथ वेयर ऑल में मीट एंड एक्सपिएट इन कॉमन, ठीक है। वो कहता है जो कॉमन चीज़ें इंसानों को उनके बारे में बताते हैं। लेकिन लिटरेचर ऐसा करता है, लेकिन लिटरेचर को पावर के तौर पर इस्तेमाल भी तो किया जाता है ना। आगे स्टूडेंट चलते हैं, आगे कहता है कि रिलीजन एंड लिटरेचर जो होता है वो क्या है। वो कहता है, मैंने ये लिखा हुआ नोट्स में कि रिलीजन एंड लिटरेचर है मच इन कॉमन, यानी लिटरेचर और रिलीजन, जैसे कि पहले ज़माने में रिलीजन को यूज़ किया जाता था अपर क्लास जो थी, जो अमीर लोग थे, जो अमीर तबका था, जो अशराफिया होती थी, मज़हब को इस्तेमाल करती थी अपने अज़ाइम के लिए, ऐसे लिटरेचर को आप इस्तेमाल कर रही होती है, ठीक है। वो कहता है कि लाइक रिलीजन लिटरेचर वर्क्स प्राइमरीली बाय इमोशन एंड एक्सपीरियंस एंड सो was admirably well fitted to carry through the ideological task which religion left off। यानी जो मज़हब ने आइडियोलॉजिकल टास्क को छोड़ा है वो अब इसका काम है लिटरेचर का पूरा करना। ऐसा होता है ना, आप देखते हैं ना कि किस तरीके के साथ हमें मज़हब के सेंटिमेंट्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, तो ऐसे हमें लिटरेचर के सेंटिमेंट्स के ज़रिए भी कंट्रोल किया जाता है लिटरेचर के लिहाज से भी। अब आगे चलते हैं, आगे कहता है कि यानी लिटरेचर में कहता है कि यानी लिटरेचर में हुज एक्सपीरियंस है, कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल फीलिंग होती है, यूनिवर्सल जो आइडियाज़ होते हैं। अब ये सवाल उठाता है, ये कहता है कि ये किसकी फीलिंग होती हैं, कहता है कि हुज फीलिंग्स, किसकी फीलिंग आप बताओ जी। तो कहता है बोर्जवा फीलिंग होता है कि लिटरेचर के ज़रिए हमें एक बोर्जवा फीलिंग कैसे मतलब हमें दिखाई जाती हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम लोग तो पंजाबी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, लेकिन हमें जो रहन सहन के तरीके जो हम लिटरेचर से पढ़ते हैं तो हमें अंग्रेज़ी अदब के सिखाए जाते हैं। अब अंग्रेज़ी अदब को क्योंकि क्या एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है, टूल क्यों यूज़ किया जा रहा है, चूँकि अंग्रेज़ जो गोरा है वो अभी पावर में है, ये चीज़ है। अब आर्नल्ड के जो व्यूज़ हैं, आर्नल्ड का बड़ा प्रॉब्लम, मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि जो लिटरेचर का मकसद होता है हमें इंस्ट्रक्ट करना और डिलाइट करना, जो मज़हब ने काम छोड़ा वो अब लिटरेचर करेगा। वो कहता है कि लिटरेचर फ्रॉम आर्नल्ड ऑनवर्ड इज़ द एनिमी ऑफ आइडियोलॉजिकल डोगमा, यानी आमतौर पर बिलीव किया जाता था, लोग बिलीव करते थे कि जो लिटरेचर होता है वो आइडियोलॉजिकल डोगमा का यानी क्या होता है, दुश्मन होता है। लेकिन कहता है कि ये तो बड़ी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की स्टेटमेंट है। अब देखें, अगर आप पोप को देखें, डेंटे को देखें, मिल्टन को देखें, तो इन्होंने लिटरेचर में पॉलिटिकल यूज़ किया लिटरेचर का। खास और मिल्टन को जब हम देखें, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, उसने पैम्फलेट लिखे, तो उसके अंदर तो बड़ा सा यानी पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया हुआ है। तो ये स्टूडेंट बताया गया। अब इसके बाद कहते हैं इसकी जो किताब है ना कि लिटरेचर एंड डॉगमा एंड गॉड एंड द बाइबल आइडियोलॉजिकल शुगर कोटिंग, यानी उसमें उसने क्या, ये मैथ्यू आर्नल्ड ने किताब लिखी है। तो मैथ्यू आर्नल्ड इसमें वही लिटरेचर की जो पीछे बातें हो रही हैं वो उसी हवाले से बात करता है। अब स्टूडेंट ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कहता है कि यानी लिटरेचर क्या करता है वो बताया जाता है। इट इज़ आल्सो लिटरेरी फॉर्म अ काइंड ऑफ
विकेरियस सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है, विकेरियस सेल्फ फुलफिलमेंट का हमें बायस बनता है। वो कैसे बनता है? कहता है जी अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि आपके पास तो पैसे नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप यूरोप नहीं जा सकते, आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में नहीं जा सकते, तो लेकिन जब आप नावल पढ़ रहे हैं तो नावल पढ़ने के साथ आप मुल्क की सैर सुर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब ये आपके अंदर आइडिया आ जाता है कि हमें दूसरे मुल्कों में जाने के लिए तो पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसों का सब्सिट्यूट क्या हम तलाश कर सकते हैं, कोई लिटरेचर को कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहा है इस हवाले से। कहता है कि अगर आपने मुल्क को घूमना है तो फिर इसको लिए ज़ाहिर है कि लिटरेचर नहीं होगा, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, तभी आप मुल्कों को घूमेंगे ना। तो ये इसमें बात करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ा पॉइंट्स है जो मैंने बताने की कोशिश की है। तो इस हवाले से आप यकीनन इसकी टेक्स्ट को बाद में देखिएगा जो मैंने मेन पॉइंट्स बता दी हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।